बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में सबसे पहले और सबसे बड़ा एक सवाल है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या वो जिंदा है या मारा गया है। और ये सवाल अब पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। हुआ ये है कि ईरान की जो मीडिया आउटलेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां वो इस वक्त पता चला रही हैं कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन से ना उसका कोई बयान आया है, ना उसने कोई बात की है। ये तब से है जब ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल उनके घर पर मारे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने आज मिलने के लिए आना था और मुलाकात होनी थी उनकी नेतन्याहू के साथ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ना नेतन्याहू का कुछ पता है। तकरीबन 4 से 5 दिन आप समझ ले हो गए हैं, ना उसने सोशल मीडिया पर कोई बात किया। ये तब से है जब से इन्होंने अटैक किया था। और इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू ना कोई बात कर रहा है, ना बयान दे रहा है, ना कोई और मामला है। देखिए, इस पूरे खेल में नेतन्याहू के घर पर जो इन्होंने खुदकुश ड्रोन्स और खैबर शिकन मिसाइल मारे थे, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है। और आपको पता है, स्कॉट रिटर ऑलरेडी कह चुका हुआ है कि नेतन्याहू के भाई को ईरानियों ने मार दिया है मिसाइलों में। अब ये सूरत हाल जो हो रही है कि जेरेड कुशनर जो ट्रम्प का दामाद था, स्टीव विटकॉफ, उसने आना था इजराइल और अचानक से उसका जो दौरा है वो कैंसिल हो गया है। उसके अलावा नेतन्याहू की बातचीत होनी थी मैक्रन से और अचानक से ये भी मामला आया है कि उसने कॉल भी बंद कर दी है। अब वो जख्मी है, मारा गया है, जिंदा है, क्या सूरत हाल है किसी को नहीं पता। उसके भाई के बारे में किसी को नहीं पता। और हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इजराइल ऐसे काम करता है कि बहुत सारी चीज़ों में उनको पता होता है उनके लीडर मारे जा सकते हैं, तो उन्होंने पहले से वीडियोस भी रिकॉर्ड करके बनाई होती हैं जो पैगामात पर मुश्तमिल होती है, कोई एक्टिविटी करते होती हैं, ताकि ये पता चलता रहे कि जंग में कौन मारा गया, कौन नहीं मारा गया। देखिए, इस वक्त सूरत हाल तो आप सबने देख ली है कि जंग कितनी खतरनाक हो गई है कि स्टीव विटकॉफ जिसने इजराइल जाना था, उसने ईरान को पैगाम दिया है कि हम ये जंग बंद करना चाहते हैं और इस जंग को आप बंद करें। और ईरान ने आगे से जवाब दिया कि नहीं। ऊपर से ईरान के जो कमांडरों ने जवाब दिया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा अब से जितने भी मिसाइल मारे जाएंगे उसमें जो वार हेड लगेगा वो 1 टन से कम नहीं होगा। यानी आप अंदाजा करें कि इतनी तबाही उन्होंने करने का फैसला किया है। ईरान ने असल में इस दफ़ा एक जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो स्ट्रेटजी बड़ी अहम है। वो हो ये रहा है, देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इनको पुतिन ने एक मौका दिया था, एक नहीं कई दफ़ा, कि भाई आप ईरान से निकल कर मॉस्को आ जाएं क्योंकि वहाँ पर गद्दार बहुत ज़्यादा, आपको मारा जा सकता है। तो आप अंदाज़ा करें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जाने से इनकार कर दिया। उनको पता था मैं मारा जाऊँगा और उनको गद्दारों का भी पता था। उनसे ज़्यादा कौन ये बात जान सकता है जिन्होंने इतने दोस्तों यारों की लाशें उठाई और ख़ुद भी अब वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वो एक चीज़ थी कि अगर मैं मारा जाता हूँ पीछे से तो हो सकता है कि उसके बाद हम बाजी पलट। तो उनको इस बात का यकीन था कि हमारी कौम मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि ये इनकी जो लेगेसी होती है इन लोगों की वो ये होती है कि अगर कोई लीडर मारा जाता है तो फिर उसका इंतकाम नहीं है छोड़ते। तो अब ये सूरत हाल हुई है कि उनके पास एक मौका था। दुनिया में लीडर भाग ही जाते हैं ना, आप चले जाते मॉस्को क्या हो जाता, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा। और आप सोचो ना, पीछे तकरीबन आप समझ लें अराउंड जो 35-40 साल से उन्होंने कोई टूर भी नहीं किया बाहर का। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू पहले वो भागा जर्मनी, फिर वो वापस आया, फिर ये सूरत हाल। अब ये जो मामला इस वक्त सामने आया है कि ईरान के मिसाइल लगे हैं जाकर उनको, देखिए, अगर तो या तो अब ये वाला मामला ना हो जाए कि जो इंडिया के अंदर हुआ था कि इंडियन पायलट जो पकड़ी गई या उसके बाद उसके बारे में खबरें आई या उसके बारे में कि मारी गई या जख्मी हुई, तो 6-7 महीने के बाद उसको सामने लेकर आए। सवाल अब ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, कितनी देर लगती है आपको ये बात कहते हुए, आप लेटेस्ट सारे काम करें। देखिए, आज के दौर में तो AI से भी और तमाम चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि ना वहाँ पर मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना वो बता रहे हैं जो मिसाइल, हम तो सिर्फ ये देखते हैं ना और आप लोग देखते हैं कि वो मिसाइल आ रहे हैं और वो लग रहे हैं, लेकिन वो जाकर देखिए इंटरसेप्ट तो हो नहीं पा रहे ना। वो तो तकरीबन बड़े मिसाइल नहीं हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं तो गिर रहे हैं। तो जहाँ पर वो गिर रहे हैं वहाँ पर वो जगह आप क्यों नहीं दिखाते, आप क्यों इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने देते। ईरान में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को लाइसेंस जारी किया गया है और वो जाकर ईरानियों की इंटरव्यू भी करते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर वहाँ पर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। और बहुत भी ज़्यादा उन्होंने कहीं ले जाना हो तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जहाँ पर ख्याल ये पाया जाता है कि वहाँ पर मुसाद के लोग बैठे होते हैं,
वो सिविलियन एरियाज के अंदर होते हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। अब ये जो असल मामला सामने आ रहा है नेतन्याहू का कि उसके ऊपर खैबर शिकन मिसाइल मारे गए और ये सब कुछ हुआ, यानी कहाँ पर है वो, किस जगह पर है। और ईरान ने अगर मिसाल के तौर पर खैबर शिकन मिसाइल और दीगर चीज़ें मारी हैं तो उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी तो उन्होंने मारी है ना, बेवकूफ़ तो वो नहीं थे कि इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थे, उन्होंने अपने मिसाइल ज़ाया कर दिए जब घर में कोई नहीं था या कोई ऐसा मामला था। तो ईरान जो कर सकता है वो जंग में वो कर रहा है, लेकिन बाकियों की सूरत हाल क्या है वो नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका इस वक्त शदीद बरहम है। देखिए, पुतिन ने जो बात इस वक्त की है ट्रंप को, उन्होंने कहा है कि जंग आप बंद करते हैं क्योंकि ये आपके मफाद में नहीं, आपको उसका बड़ा नुकसान है। और देखिए, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने गल्फ कंट्रीज के एम्बेसडर को बुलाकर ये बात की है, जिन्होंने कहा है कि भाई आप ईरान पर दबाव डालें और इनको कि जंग बंद करें, तो उन्होंने इनसे कहा है कि तुम लोगों ने इसराइल और अमेरिका की पहले बताओ मजम्मत की है, जो वहाँ पर उन्होंने बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल मारे हैं और तकरीबन 185 के करीब वहाँ पर जो 7 से 12 साल की बच्चियाँ हैं बेचारी स्कूल पढ़ने के लिए आई तो सारी मारी गई हैं। तुम लोगों ने उसकी मजम्मत की है क्या? तुम लोगों ने अमेरिका की मजम्मत की है कि वो उसने जो दहशतगर्दी का काम किया उस पर पिन ड्रॉप साइलेंट था? तो वो एक बड़ा क्लियर पैगाम था पुतिन का कि अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और देखिए, दूसरी सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू मारा जाए या कोई और मारा जाए, इस जंग का जो बेनिफिशियरी है वो रूस बना हुआ है। गैस के मामले पर इससे बेहतर डील कौन सी हो सकती है वो यूरोप के साथ करे। अब आप ये सोचे ना, जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, जिन्होंने एक्यूरेसी इतनी बेहतर की है ईरान के मिसाइलों की, तो क्या वो अपने गोल्स अचीव किए बगैर पीछे हट जाएंगे? लीडर भी उनका मारा गया है। अगर से मुश्तबा खामनाई इस वक्त लीडर बन गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो लेवल उनका आयतुल्ला अली खामनाई के साथ था वो तो अभी इनके साथ बनते बनते टाइम लगे। और इनके बारे में, और इजराइल इनको भी मारना चाहता है। आपको पता है कि ट्रंप के लिए कितना खतरनाक था? एटलीस्ट वो ये चाह रहे थे कि कोई बंदा फिल ना कर ले जगह, और सारे डरते रहे। ये जो इसराइल ने धमकी दी थी ना कि वो सारे डरते रहे कि कोई आयतुल्ला के ओहदे पर ना आए, वो चाह रहे थे हमारा बंदा आ जाए। अब वो बंदा आ गया तो अब रिजीम चेंज का तो आखिरी मरहला वो तो नाकाम है। रही बात आप मिसाइल मारेंगे, तो आप मिसाइलों से ना तो हुकूमत गिरा सकते हैं, ना रिजीम चेंज कर सकते हैं, ना कोई और मामला है। तो ये सूरत हाल तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। यही असल में वजह है कि पुतिन ने अब ये सोचा है कि अब जब तक तो अरब ममालिक का तेल नहीं जा रहा, तेल उसका बिक रहा है। उसकी वजह से ही अमेरिका ने ईरान और बाकी सारी जंग की वजह से कहा है ना इंडिया को कि आप तेल ले, उसी की वजह से अब यूरोप उसके घुटनों में गिरा हुआ है गैस के लिए। तो वो क्यों चाहेगा कि जंग बंद हो? और दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका की इतनी तबाही हो गई है इस खित्ते में, इतनी तबाही हो गई है कि गल्फ कंट्रीज अब जाहिर सी बात है ये सोचेंगी कि हमें फ्यूचर के अंदर जो ईरानी मिसाइल की टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना और रशिया का हाथ है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगी कि हमें, क्योंकि इसराइल से मुस्तकबिल में खतरा होगा ना, डेफिनेटली बात है। ईरान ने तो अमेरिका पर अटैक करने के लिए सारा काम किया था, तो वो तो ये चाहेंगे कि भाई मुस्तकबिल में रशिया या चाइना में से किसी एक को हम पार्टनर चूज करें तो यहाँ पर आए और ये हमारे लिए सेफ्टी करे और बहुत सारा मामला, क्योंकि एक दिन में अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते। रही बात अमेरिका की, गल्फ कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, पहले आप ज़हन में रखें, लोग समझ रहे हैं कि ईरान से ताल्लुकात उनके ख़राब है, उससे ज़्यादा ताल्लुकात उनके ख़राब हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका आप देखें ना, लिंडसे ग्राहम अब सऊदी अरब को धमकियाँ दे रहा है और धमकियाँ देता फिर रहा है कि तुम ये जंग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ये जंग कर रहे हो, ये लड़ाई करो तुम। यानी आप अंदाजा करें, वो कह रहे हैं ईरान पर अटैक करो। भाई क्यों अटैक करें? तुम क्यों नहीं अटैक कर रहे? तुम जाओ ना। ईरान को तो सऊदी अरब से कोई मसला नहीं था, सऊदी अरब को तो ईरान से कोई मसला नहीं था। अब अगर तुम अटैक ना करो, तुम्हारे अड्डे ना हो, तो तुम्हारा और इसराइल का मामला होगा। ये आप समझ लें, इसराइल के लिए एक और भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। नेतन्याहू का मामला तो आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखें। इसराइल इस बात से अपसेट है, परेशान है कि अगर ये लड़ाई अगले लेवल तक चली जाती है और उसमें गल्फ कंट्रीज अमेरिका को कह देती है आप यहाँ से फारिग हो जाए लड़ाई के दौरान, क्योंकि इस वक्त बात ही तो जारी है ना, उन्होंने अपना मुल्क भी तो चलाना है, तो ये पॉसिबिलिटी है, सूरत हाल पैदा हो जाए गल्फ कंट्रीज की कि वो अमेरिका को फारिग करे, तो ईरान का जंग का सारा फोकस आ जाए इसराइल। और इसराइल की तबाही की हालत ये है कि नेतन्याहू का अभी तक पता नहीं चल रहा, खैबर शिकन मिसाइल मारे हैं, ड्रोन्स मारे हैं, वो जिंदा है नहीं है, क्या सूरत हाल है किसी को नहीं पता चल पा रहा। और ईरान अब पता कर रहा है कि वो कहाँ पर है मौजूद, क्या सूरत हाल है, किसी को नहीं पता। बहरहाल अब इजराइल देखिए क्या करता है, वो सामने आता है नहीं आता, जो भी सूरत हाल है ये पता चल जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि इस जंग में जो ईरान ने तबाही की है
ये कुछ सोच नहीं सकता था कि ईरान इतनी बड़ी बला बन जाएगी। अब अमेरिका के लिए ईरान पर पाबंदियां लगाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सोचते हैं इतने कम वसाइल के साथ इतनी तबाहकुन सूरत हाल और इतनी जुर्रत उन्होंने पैदा कर ली है, तो जब इनके पास वसाइल हो जाएंगे, जब ये तेल खुल्लम खुल्ला बेचेंगे, चीज़ें सूरत हाल आगे बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा। ये बात अमेरिका को खटक रही है, परेशान कर रही है, और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर बड़ी तबाहकुन सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।